नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। पेश है हमारा खास प्रोग्राम आक्रमण, जहां पर जंग की हर चिंगारी को हम आग बनने से पहले पकड़ते हैं। दुनिया इस वक्त जंग की भट्टी में तप रही है, हर दिशा से बारूद की गंध आ रही है, हर मोर्चा धधक रहा है और इन्हीं आग की लपटों में कई देश भी झुलस रहे हैं। हम आपको दिखाएंगे जंग की वो बड़ी 3 तस्वीरें जो इस वक्त दुनिया की बुनियाद हिला रही हैं। 3 तस्वीरें, 3 मोर्चे और 3 बड़े सवाल। क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? चलिए शुरुआत करते हैं। पहली तस्वीर आपको दिखाती हूँ। हंगरी में ट्रंप और पुतिन के बीच में वो बैठक होने वाली थी, जिसे रद्द कर दिया गया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन की जो शर्तें हैं उस पर ज़ेलेंस्की का झुकना या फिर नाटो देशों को मनाना ट्रंप के लिए टेढ़ी खीर है और इसीलिए पुतिन ट्रंप की मुलाकात को स्थगित किया जा चुका है। इसी के रूस यूक्रेन सीजफायर पर ग्रहण इस वजह से लगता हुआ नजर आता है। दूसरी तस्वीर जो आज बड़ी नजर आई वो ज़ेलेंस्की की सीज फायर करने के लिए फजीहत पर भी झेलनी पड़ी है। कई शर्तों के को ना चाहते हुए भी मानना पड़ा। डोनाल्ड ट्रंप की ख्वाहिश के आगे सरेंडर कर दिया, लेकिन पुतिन डोनेट्स्क को लेकर अभी भी अड़े हुए हैं। अब ज़ेलेंस्की बीच मझधार में फंस गए, या यूं कहें कि पुतिन की चक्रव्यूह से बाहर निकलना उनके लिए मुश्किल हो गया। तीसरी तस्वीर अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनातनी की देखिए। डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर अपने प्यादे को जगह देना चाहते हैं, इसीलिए ड्रग्स के बहाने उन देशों को निशाना बना रखे हैं जहां ट्रंप की सुनी ही नहीं जाती। ये वो 3 तस्वीरें युद्ध के मैदान की जो ये कहा जाए कि इस वक्त दुनिया में एक अलग हलचल पैदा करती है। और चलिए शुरुआत करते हैं आक्रमण की बड़ी खबर के साथ में। आक्रमण में बड़ी खबर युद्ध के मैदान से वॉर ब्रेकिंग। और इस बीच बड़ी खबर रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी हुई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि रूस यूक्रेन के बीच में सुलह की आस अब खत्म हो चुकी है। राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन की होने वाली बैठक रद्द हो गई है। दरअसल ये बैठक हंगरी में होने वाली थी, लेकिन अब बैठक खत्म हो चुकी है, बैठक रद्द हो चुकी है। ट्रंप पुतिन की मुलाकात सीज फायर को लेकर समझौता होने के आसार थे, लेकिन जो बैठक थी वो रद्द की जा चुकी है। समझिए, इस बैठक को लेकर कई बड़ी बातें की जा रही थी। हंगरी के बुडापेस्ट में ये बैठक होनी थी, लेकिन पहले रूस और उसके बाद में अमेरिका की तरफ से जानकारी आती है कि ये जो बैठक होने वाली थी वो फिलहाल स्थगित कर दी गई है। अब ये पोस्टपोन हुई है या फिर कैंसिल, अभी इस पर भी संशय है। दरअसल एक बात अमेरिका की तरफ से ये सामने आई कि फालतू में वक्त जाया इस तरह की किसी बैठक में करने का कोई मतलब नहीं है जहां पर बैठक का कोई समाधान ना निकले। यानी उससे ये जरूर कहा जा सकता है कि जिससे स्पष्ट हो जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप रूस और यूक्रेन के बीच में इस टेंशन को लेकर ये तो समझ चुके हैं कि रूस अपनी बातों पर अड़ा हुआ है, वो समझने को तैयार नहीं, तो यूक्रेन भी अपनी बातों पर अड़ा हुआ है। और चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी खबर आक्रमण में युद्ध के मैदान से आई है। मैं आपको बता देती हूं, अगली बड़ी खबर यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात लगातार जारी है। पुतिन की सेना ने विध्वंसक अटैक किया है। आपको बता दें, बड़ी खबर है, हमले में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत हो गई है। अभी भी लगातार घातक प्रहार रूस का जारी है। ड्रोन और मिसाइलों की बरसात लगातार रूस का रहा है। पुतिन की सेना ने विध्वंसक अटैक किया है। हमले में 2 बच्चों समेत 6 लोगों की मौत की खबर है। ज़ेलेंस्की का कहना है कि मॉस्को मनमानी कर रहा है, कीव की इमारतों को टारगेट किया जा रहा है, कीव की इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बड़ी खबर, यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइलों की बरसात लगातार जारी है। और अब बात ट्रंप का धमाकेदार बयान सामने आया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की से डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ कह दिया है कि पुतिन की बात मान लो, वरना बर्बादी और तबाही के लिए तैयार रहो।
व्हाइट हाउस की बैठक में माहौल इतना ज्यादा गर्म हो गया कि ट्रंप ने फ्रंट लाइन का नक्शा तक फेंक दिया। टॉमहॉक मिसाइल की मांग लेकर पहुंचे ज़ेलेंस्की को ट्रंप ने झटका दे दिया, सप्लाई से साफ इनकार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि ये कोई युद्ध नहीं बल्कि पुतिन का स्पेशल ऑपरेशन है और अगर समझौता नहीं किया तो नतीजा विनाश होगा। अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका रूस की शर्तें थोप रहा है या फिर ये किसी बड़े समीकरण का इशारा है। वाशिंगटन। एक बैठक जिसने दुनिया को हैरत में डाल दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में ट्रंप ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान माहौल कई बार गर्म हो गया। तनाव तब चरम पर पहुंचा जब ट्रंप ने स्पष्ट शब्दों में ज़ेलेंस्की से कहा कि पुतिन ने जो शर्त रखी है उसे मानो वरना नतीजा भयंकर होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक टॉमहॉक क्रूज मिसाइल की मांग के साथ ज़ेलेंस्की की टीम लंबे समय और दूरियों को पार करके आई थी, पर बताया जाता है कि ट्रंप ने इस मांग पर न सिर्फ इनकार किया बल्कि ये कह दिया कि पुतिन ने ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी थी कि ये युद्ध नहीं, एक स्पेशल ऑपरेशन है और अगर आप मानोगे नहीं तो परिणाम विनाशकारी होंगे। सरल शब्दों में कहा जाए तो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की पर दबाव बनाया कि रूस की बात मान लो या तबाही सहो। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि रिपोर्ट का दावा है कि ट्रंप ने एक मोड़ पर फ्रंट लाइन का नक्शा फेंक दिया और कहा कि पूरे डाटाबेस क्षेत्र को छोड़ना ही होगा। ज़ेलेंस्की पर यह दबाव और हथियारों की सप्लाई में झटका ये दोनों बातें एक साथ मिलकर यूक्रेन के लिए बड़ी खबर हो सकती हैं और बड़ा झटका भी हो सकता है। ट्रंप के इस रुख का मतलब सीधे सीधे है, कूटनीति के साथ साथ सैन्य उपलब्धियों पर भी प्रश्न उठना है। टॉमहॉक मिसाइल की सप्लाई में रुकावट का मतलब सिर्फ हथियारों की कमी नहीं, एक राजनीतिक संदेश भी है। अमेरिका अब खुले तौर पर देना नहीं चाहता या देना मुश्किल है और जब अमेरिकी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को पुतिन के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए कहे तो वो किस कदर समझौते की उम्मीद जता रहे हैं, ये असल मुद्दा बनता है। विदेश नीति के विशेषज्ञों की माने तो अगर अमेरिका ने हथियारों की सबसे करीबी सप्लाई रोकी तो ये यूक्रेन की लड़ाकू क्षमता पर गहरा असर डालेगा। पर यह सिर्फ क्षमता का सवाल नहीं है, ये प्रतिद्वंदियों को संकेत भेजने का मामला है। क्या पश्चिम एक सामरिक समझौते की ओर धकेल रहा है? ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि पुतिन ने कहा था ये स्पेशल ऑपरेशन है और अगर आप मेरी कही नहीं मानते
तो ये तबाही होगी। ये बयान कई मायनों में खतरनाक है, क्योंकि ये सीधे तौर पर एक विदेशी नेता को दूसरे नेता के डर से समझौता करने का मशवरा देता है। रूस के प्रस्ताव में क्या है? रिपोर्ट्स के अनुसार पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन डोनबास का पूरा क्षेत्र छोड़ दे। बदले में रूस यूक्रेन को दक्षिण में खेरसोन और जापोरिजिया के कुछ हिस्से देगा। एक समझौता जो भू राजनीतिक नक्शे को पलट सकता है, पर यह बदलाव यूक्रेन के लिए कितना स्वीकार्य होगा, ये बड़ा सवाल है। और यह सिर्फ टेबल टॉप का खेल नहीं है। यूक्रेन की टीम व्हाइट हाउस आई थी ताकि पहले से तय हथियारों और रणनीतिक सहयोग पर सहमति हो सके। पर अगर अब अमेरिका के सबसे ऊंचे स्तर पर यह संदेश जा रहा है कि समझौता करो या तबाही सहो, तो युद्ध के भविष्य की रूपरेखा बदल सकती है, और वो भी तेजी के साथ। इसलिए सवाल यही बनता है कि क्या ट्रंप की ये सलाह व्यक्तिगत रुख थी या ये किसी बड़े रणनीतिक बदलाव की झलक है? क्या अमेरिका अपनी परंपरागत नीतियों को बदल रहा है? और सबसे अहम, क्या यूरोप और नेटो इस तरह के रुख को स्वीकार करेंगे? अंतर्राष्ट्रीय नीति विश्लेषक के मुताबिक अगर अमेरिका ने वास्तविक रूप से हथियार सप्लाई घटाई और समझौते की ओर धक्का दिया, तो नेटो और यूरोपीय देश भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करेंगे। और ये बदल सकता है युद्ध क्षेत्र के समीकरण, पर ये सब अभी दावों और रिपोर्ट्स पर आधारित है। व्हाइट हाउस की ये मुलाकात और उसके बाद उठे आरोप प्रत्यारोप राजनीतिक और सैन्य दोनों मायनों में महत्वपूर्ण है। ट्रंप की ज़ेलेंस्की को दी गई चेतावनी ने दुनिया को हिला दिया है, और यूक्रेन की लड़ाई अब कूटनीतिक दबाव की नई लहर से गुजर रही है। क्या ये समझौते की राह खोलेगा या संघर्ष और तेज होगा? समय बताएगा। व्हाइट हाउस की गर्माहट। ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को पुतिन की शर्त मानने का दबाव दिया और टॉमहॉक सप्लाई पर झटका भी लगा। अब सवाल है कि यूक्रेन कैसे कदम उठाएगा? और पश्चिम गठबंधन की नीति क्या होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यूरोप ने रूस से ड्रोन हमलों से बचने के लिए तैयारी पूरी कर ली है। अपनी ड्रोन वॉल तैयार की है, एक हाई टेक सुरक्षा कवच जो 8 यूरोपीय देशों को जोड़ेगा। और इस वॉल में रडार, सेंसर और इंटरसेप्शन टेक्नोलॉजी भी शामिल है, जो किसी भी संदिग्ध ड्रोन को फौरन ट्रैक कर सकेगी। रूस ने इस पर चिंता भी जताई है और इसे पश्चिमी दबाव का नया तरीका बताया है।
अब बड़ा सवाल ये कि क्या रूस कूटनीतिक रास्ता चुनेगा या फिर इसका कोई जवाब सैन्य स्तर पर देगा। यूरोप तैयार है, लेकिन रूस की अगली चाल पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। अब चुप्पी नहीं चलेगी, अब कार्रवाई होगी। रूस की दहाड़ का मिलेगा यूरोपीय जवाब, और जवाब भी ऐसा जो आसमान को चीर देगा। यूरोपीय संघ की नई चाल है ड्रोन वॉल। हवा में अब जासूसी नहीं, बर्बादी मंडराएगी। ड्रोन आएगा तो बचेगा कोई नहीं। कोपेनहेगन में बनी प्लानिंग बैठक में फैसला ऐसा ही कुछ लिया गया कि अब रूस की एक एक चाल पर नजर रखी जाएगी, वो भी एंटी ड्रोन सिस्टम से। ये देखेगा, रोकेगा और जरूरत पड़ी तो उड़ा भी देगा। एक नई डिजिटल दीवार जो यूरोप की फिजाओं को अभेद्य किला बना देगी। सिर्फ हवाई सुरक्षा नहीं, यूक्रेन को मिला है 4 अरब यूरो का सहारा। संदेश साफ है, युद्ध सिर्फ यूक्रेन का नहीं, अब यूरोप का भी है। यूरोप की नई प्लानिंग में रूस तिलमिलाया हुआ है। रूस ने दो टूक लहजे में कहा कि हमारी संपत्ति की लूट है, लेकिन यूरोप ने जता दिया कि अब डरने का वक्त नहीं, अब लड़ने का दौर है। डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने दो टूक लहजे में कहा कि यूक्रेन की मदद मतलब यूरोप की सुरक्षा में निवेश है, यानी सिर्फ पैसा नहीं लगाया जाएगा, बल्कि जरूरत पड़ने पर पलटवार भी होगा। ड्रोन वॉल मतलब यूरोप की डिजिटल सीमा है, तकनीक का किला है, जिसके आगे रूस की चालें बौनी साबित हो सकती है। यूरोप के तमाम देश फिर से रूस को घेराबंदी की तैयारी में हैं, लेकिन रूस को भी यूरोप की तैयारी का अनुमान हो चला है। यानी अब युद्ध बदल चुका है, अब बंदूक से नहीं बटन से लड़ी जाएंगी, और यूरोप अब तैयार है। यानी कि हवा में खौफ नहीं, अब होगा शिकार। ड्रोन वॉल को हरी झंडी मिल गई है। यूरोप अब ड्रोन से नहीं डरेगा, उसे ढेर करेगा। यूरोपीय आयोग ने ड्रोन विरोधी योजना पर मुहर लगा दी है। एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन की हर उड़ान को जमीन पर ला देगा। अब अगर हवा में उड़ा दुश्मन का ड्रोन तो यूरोप बोलेगा और पहले पहचानेगा, फिर रोकेगा और जरूरत पड़ी तो तबाह करने की ताकत दिखाएगा। हाल ही में यूरोप के कई एयरपोर्ट बने ड्रोन के शिकार, उड़ानें रोकी गई, सुरक्षा अलर्ट जारी हुए। अब उसी खतरे को कुचलने आ रहे हैं ड्रोन वॉल। इसलिए कोपेनहेगन की अनौपचारिक बैठक में लिया गया फैसला बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सिर्फ बचाव नहीं होगा, अब हरकत का जवाब हरकत से दिया जाएगा। यानी कि यूक्रेन को अब फिर मिलेगा यूरोपीय साथ। यूक्रेन को मिलेगा 4 अरब यूरो का फंड। तो वहीं डेनमार्क ने कहा कि ये मदद नहीं, ये निवेश है। युद्ध की आग यूक्रेन में है, लेकिन उसकी आंच अब यूरोप तक आ चुकी है, और यूरोप ने ठान लिया है अब पीछे नहीं हटेंगे। अभी ये बैठक अनौपचारिक थी, पर कयास लगाए जा रहे हैं कि अब यूरोप अगली बैठक में बड़ा धमाका कर सकता है। अगले कदम को लेकर ईपीसी शिखर सम्मेलन में तय होंगे
और शायद कुछ बड़े फैसले। ड्रोन वॉल अब सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक संदेश है। जो भी नजर उठाएगा उसे आसमान में ही साफ कर दिया जाएगा। यानी कि पुतिन रूस सुन ले, समझ ले, देख ले कि अब यूरोप अलर्ट है, हथियार बंद है और अगली लड़ाई हवा में लड़ी जाएगी। यूरोप की इस नई चाल से रूस गुस्से से लाल है। यूक्रेन को 4 अरब यूरो मिले तो रूस बोला ये सीधी चोरी है। यूक्रेन को रखे हुए रूसी फंड से 4 बिलियन यूरो का कर्ज मिला है। G7 की पहल यूरोप की मोहर है। ये राशि सीधे कीव के खजाने में ट्रांसफर होगी और उसी दिन रूस का आया अल्टीमेटम। क्रेमलिन से धमकती आवाज आएगी, ये लूट है, ये डकैती है और इसका बदला जरूर लिया जाएगा। जो भी जब्ती में शामिल होगा हम छोड़ेंगे नहीं। हर देश, हर नेता अब रूस के निशाने पर होगा। ये कदम यूरोप के खुद के निवेशकों के लिए भी खतरनाक है। यानी बदला सिर्फ यूक्रेन से नहीं, यूरोप से भी होगा। बहरहाल जिसे यूरोप इंसाफ की मदद कह रहा है उसे रूस जंग का ऐलान बता रहा है। अब लड़ाई फंड की नहीं, फ्यूचर की है। जो भी यूक्रेन के साथ खड़ा होगा रूस ने उसे सीधा दुश्मन मान लिया है। यूक्रेन और रूस की खौफनाक जंग अब उस मोड़ पर पहुंच गई है जहां पर इंसानियत का वजूद खतरे में है। ज़पोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु संयंत्र है, अब जंग के बीच में फंसा है। लगातार हो रही गोलीबारी और धमाकों ने पूरी दुनिया की नींद उड़ाकर रखी है। अगर यहाँ कोई बड़ी चूक हुई तो नतीजा सिर्फ यूक्रेन या रूस नहीं बल्कि पूरी मानवता भुगतेगी। IAEA की टीम अलर्ट पर है लेकिन हालात बेहद नाजुक है। क्या परमाणु तबाही की तरफ बढ़ रहा है ये युद्ध? दुनिया अब सांस रोककर जवाब का इंतजार कर रही है। ये कोई सामान्य संघर्ष नहीं है बल्कि एक ऐसे परमाणु त्रासदी की आहट है जो पूरी दुनिया को जला सकती है। यूरोप और अमेरिका की युद्ध भड़काने की तैयारी में झिझक नहीं, लेकिन असली खतरा है इस संयंत्र के अचानक फेल होने का। रूस और यूक्रेन के बीच ये टकराव अब सिर्फ जमीन या हथियारों का नहीं बल्कि परमाणु विनाश का मुकाबला बन गया है। चेरनोबिल की भयानक हादसे को हमने देखा है, फुकुशिमा की त्रासदी भी हमारे सामने है। अब ज़पोरिज़िया के ये कूलिंग सिस्टम और बिजली के बंद होने का खतरा पूरे महाद्वीप के लिए रेडिएशन बम साबित हो सकता है। ये यूरोप के दिल पर बम है जो किसी भी वक्त फट सकता है और पूरी दुनिया में परमाणु सिहरन पैदा कर सकता है। अगर इस बार कोई कदम नहीं उठाया गया तो हम इतिहास में एक और फुकुशिमा चैप्टर लिखने जा रहे हैं जो विनाशकारी, भयावह और अनियंत्रित होगा। दुनिया की आंखें इस न्यूक्लियर प्लांट पर टिकी हैं और समय कह रहा है कि अब कदम उठाओ वरना नतीजा खुद सोचो।
दुनिया फिर भयावह स्थिति से निपटने की तैयारी कर ले। ज़ेपोरिज़िया काली घंघोर सांसें ले रहा है। ये चमक नहीं, ये चेतावनी है। ये कोई मनमानी धमाका नहीं होगा। ये रेडिएशन की मौन लहर है जो सब कुछ निगल लेगी। कौन बोलेगा सच्चाई? कौन रोकेगा हाथ पर जो सुई रखी है? रूस या यूक्रेन, सवाल वैसा ही तीखा है। ना तो गोली, ना तो रस्सी, फिर भी कत्लेआम संभव है। ये युद्ध अब रूप बदल चुका है। हथियार बच रहे हैं पर नीयत खुली किताब है। कूलिंग बंद है, बिजली गायब है, नियंत्रण छूटता जा रहा है। एक चूक और यूरोप का दिल जल उठेगा। चेरनोबिल की यादें ताजा हैं। फुकुशिमा की राख अभी भी हवा में है। आज फिर वही भय गूंज रहा है। ये युद्ध अब विज्ञान से खेल रहा है। न्यूक्लियर नहीं फेंका जाएगा पर परिणाम वैसा ही होगा। रेडिएशन का साया फैलाकर कोई जीत दर्ज कर सकता है, पर ऐसी जीत नहीं, सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। जिसने भी सोचा होगा कि इससे ताकत मिलेगी, वो भ्रम में है। दुनिया खामोश नहीं रहेगी। हर कदम अब हिसाब का है। कदम जो आगे बढ़ाएंगे वो इतिहास पर लिखे जाएंगे। कदम जो रुकेंगे वही इंसानियत बचाएंगे। इसलिए चेतावनी है कि ये खेल अगर जारी रहा तो विजयी कोई नहीं होगा। आओ बंद करें ये खेल। न्याय, जवाबदेही और नीति ही रास्ता है, वरना ज़ेपोरिज़िया की खामोशी पूरी दुनिया की चीख बनकर गूंजेगी। Я первый. По основной точке наводки. 55-31. सवाल बड़ा और सीधा है कि ज़ेपोरिज़िया अंधेरे में दम घोटू सन्नाटा है। 23 सितंबर की शाम से बिजली गायब है, जनरेटर जिंदा है, पर टिकेंगे कितने दिन? कूलिंग ठहरी तो रिएक्टर गर्म होंगे और एक चूक रेडिएशन की लहर जिसे रोकना नामुमकिन होगा। चेरनोबिल की याद ताजा है। फुकुशिमा की चिता अभी भी धधक रही है। ये कोई धमाका नहीं, ये सुनियोजित तबाही का रास्ता हो सकता है। क्या उद्देश्य है? डर पैदा करना, राजनीतिक दांवपेच, या दिक्कत इतनी कि कोई गलती भयंकर बन जाए? Она сзади туда побежала, за машиной. कौन जिम्मेदार? रूस, यूक्रेन या मौलिक विफलता? सवाल जुल्म की तरह टकराता है, पर नतीजा एक होगा। जनजीवन खत्म, सीमाएं बेअसर, यूरोप कांपेगा। 314 से लेकर 2827 वर्ग किलोमीटर रेडिएशन का शिकार बनेंगे शहर, यानी कि कीव, क्रीमिया और यूरोप की हवा में जहरीला साया जाएगा। ये युद्ध अब सिर्फ गोलियों का नहीं रहा, ये रणनीति है भय फैलाने की, दबाव बनाने की, दुनिया को झकझोरने की। समय मांगता है जवाब, कड़े अंतर्राष्ट्रीय कदम, त्वरित मानवीय बचाव, निष्पक्ष जांच, वरना ज़ेपोरिज़िया का सन्नाटा इतिहास में नई दहशत बनकर दर्ज होगा। ज़ेपोरिज़िया का खेल और बड़ा होगा। रूस ने संयंत्र को अपने कब्जे में रखा है, लेकिन स्थिति बदल चुकी है। ZNPP के डायरेक्टर याशिना का दावा है कि यूक्रेनी हमले खतरा बढ़ा रहे हैं। रूस की दलील साफ है, खतरा यूक्रेन से है, रूस से नहीं। पर सवाल यही है कि क्या ये सब रणनीति है या खुला षड्यंत्र?
ज़ेलेंस्की पर आरोप है कि युद्ध का दायरा फैलाने की चाल है उनकी। अगर ZNPP से रेडिएशन लीक हुआ तो रूस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। यूरोप और अमेरिका को सीधे इस जंग में खींचा जा सकता है। एक बाजी है, जीतने वाले नहीं बल्कि पूरी दुनिया हार सकती है। वही रूस का भी मकसद अलग नहीं, संयंत्र को हथियार बनाकर क्षेत्रीय कब्जा आसान होना, दुर्घटना से विनाश। और रूस का लाभ ये डर किसी से छुपा नहीं है। दोनों तरफ के दावे और चाले हैं, मानवीय त्रासदी की ओर धकेलते हैं। ये सिर्फ आक्रोश का नहीं, जागरण का है। तत्काल अंतर्राष्ट्रीय निगरानी, निष्पक्ष जांच और मानवता बचाने वाले कदम ही रास्ता है, वरना ज़ेपोरिज़िया सिर्फ नाम नहीं, पूरे यूरोप की करवट बदलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और अब बात वेनेजुएला और अमेरिका की। क्या चीन के चंगुल में फंस चुका है वेनेजुएला? वेनेजुएला के बहाने अमेरिका को घेरने की तैयारी में पुतिन और शी जिनपिंग नजर आते हैं। लैटिन अमेरिका में रूस और चीन की बढ़ती मौजूदगी अब वॉशिंगटन के लिए सीधे चुनौती बन चुकी है। पुतिन वेनेजुएला में सैन्य साझेदारी बढ़ा रहे हैं तो चीन वहां पर निवेश की आड़ में अपना दबदबा फैला रहा है। सवाल ये कि क्या ये सब एक सोची समझी चाल है अमेरिका को चारों खाने चित करने की? कैरिबियन सागर अब लहरों से नहीं, मिसाइलों से दहकने वाला है, क्योंकि अमेरिका ने कह दिया है कि हद में रहो माद्रो, वरना रौंद दिए जाओगे। और इस धमकी के बाद अब सिर्फ 46 किलोमीटर दूरी पर है एक खूनी टकराव। पिछले एक महीने से दबाव, धमकी और डर का खेल चल रहा था, लेकिन अब अमेरिका ने समंदर में अपनी जंग का जोरदार ट्रेलर दिखा दिया है। कैरिबियन में तैनात हो चुके हैं वॉरशिप्स, तैनात है मिसाइलें और हवा में उड़ रहे हैं F-35 स्टील्थ। पुर्टो रिको में अमेरिका ने 10 F-35 जेट्स तैनात कर दिए हैं। F-35B मरीन के स्पेशल जेट्स भी एक्टिव मोड में हैं और इसी के साथ शुरू हो चुका है स्पेशल ऑपरेशन का प्री वॉर स्टेज। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला को सीधे कहा कि हद में रहो। मतलब साफ है कि अमेरिका अब सिर्फ चेतावनी नहीं देगा, अब कार्रवाई करेगा। लेकिन वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो भी कहां डरने वाले। उन्होंने दो टूक लहजों में कहा कि हम किसी भी हमले के लिए तैयार हैं, अमेरिका भी अपने हद में रहे। मादुरो का दावा है कि उनकी एयर डिफेंस मिसाइलें स्टैंड बाय है और अगर अमेरिका आगे बढ़ा तो जवाब करारा मिलेगा।
सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि कैसे अमेरिका स्पेशल ऑपरेशन की तैयारी कर चुका है। जैसे कि टैंक लोडेड कार्गो दिख रहे हैं, ड्रोन स्क्वाड एक्टिव हो चुके हैं, समुद्र के नीचे से सबमरीन मूवमेंट है और आसमान से 24/7 सर्विलांस। अमेरिका की मिसाइलों और वेनेजुएला की राजधानी के बीच जंग शुरू होने में सिर्फ 46 किलोमीटर की दूरी ही बची है। ये वही दूरी है जहां अब युद्ध का पहला धमाका हो सकता है और कैरिबियन का नीला समंदर अब खून के रंग में रंगने को तैयार है। जंग के जो लक्षण दिख रहे हैं वो है अमेरिका ने वॉरशिप भेज दिए हैं, जेट्स तैनात कर दिए हैं, ड्रोन रूट बदले जा चुके हैं, कम्युनिकेशन ब्लॉक किए जा चुके हैं। ये कोई साधारण युद्धाभ्यास नहीं है, ये चेतावनी है, ये आखिरी गूंज है कि वेनेजुएला का जवाब क्या है। हम डरते नहीं हैं, हम लड़ेंगे और जरूरत पड़ी तो अमेरिका को पछाड़ेंगे। वेनेजुएला ने अपने एयरबेस को अलर्ट कर दिया है। अब सवाल ये नहीं कि अमेरिका हमला करेगा या नहीं, सवाल ये है कि कब करेगा। अब अमेरिका पीछे नहीं हटेगा और वेनेजुएला झुकेगा नहीं तो तय है, बारूद गिरेगा, मिसाइलें चलेंगी और कैरिबियन सागर जल उठेगा। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या मादुरो अपने दम पर दहाड़ रहे हैं या फिर पीछे खड़े हैं ड्रैगन और साइबेरियन बाघ। क्या वेनेजुएला की ये तलखी ट्रंप को चिढ़ाने की मादुरो की चाल है या फिर रूस और चीन की साजिश का हिस्सा। असल में मादुरो को पता है कि अकेले अमेरिका से भिड़ना खुदकुशी है, लेकिन फिर भी वेनेजुएला अमेरिका के सामने सीना तान कर खड़ा है। तो क्या मादुरो को कहीं से पलटवार की गारंटी मिली है? क्या ट्रंप की धमकियों का जवाब मॉस्को और बीजिंग से लिखा जा रहा है? रूस जो यूक्रेन में अमेरिका को टक्कर दे रहा है, अब कैरिबियन में नया मोर्चा खोलना चाहता है, क्योंकि रूस जानता है कि अमेरिका की कमर वही तोड़ो जहां उसका रडार नहीं घूम रहा है और वेनेजुएला वो जगह है जहां से अमेरिका के दरवाजे पर दस्तक दी जा सकती है। पिछले 1 साल में रूस ने वेनेजुएला की खुलकर मदद की है। रूस ने वेनेजुएला को उधारी पर क्रूड रिफाइनिंग टेक्नोलॉजी दी है। वेनेजुएला ने रूस के साथ डिफेंस डील की है। रूस ने S-300 सिस्टम को टेस्टिंग के लिए भेजा गया। रूस की रोसनेफ्ट कंपनी वेनेजुएला में ऑयल फील्ड्स चला रही है। चीन जो सीधे मैदान में नहीं आता, लेकिन साजिशों के पर्दे पीछे से खींचता है। चीन ने वेनेजुएला को $60 अरब का कर्ज दे रखा है और बदले में मिला है तेल, सोना और रणनीतिक दोस्ती। गुपचुप अंदाज में चीन वेनेजुएला के इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस सिस्टम में घुस चुका है। तो अब तस्वीर साफ होती जा रही है कि मादुरो की ये दहाड़ असल में मॉस्को की हुंकार और बीजिंग की चाल हो सकती है, क्योंकि अमेरिका जिस वक्त यूक्रेन मिडिल ईस्ट में उलझा है, उसी वक्त कैरिबियन को आग का मैदान बनाना रूस और चीन दोनों के लिए स्ट्रेटेजिक गोल्ड माइन है। अमेरिका को घेरने की एक थ्योरी भी है, पहले यूक्रेन फिर ताइवान, अब कैरिबियन। क्या ये सिर्फ इत्तेफाक है या एक सुपर पावर को घेरने की साजिश? क्या अमेरिका को चारों तरफ से घेरने का प्लान है, एक साथ एक्टिव किया गया है? क्या मादुरो रूस और चीन के चेस बोर्ड का मोहरा बन चुके हैं
तो आने वाले दिनों में ये टकराव सिर्फ ट्रंप बनाम मादुरो नहीं होगा, ये होगा वाशिंगटन बनाम मॉस्को और बीजिंग, और मैदान होगा कैरिबियन का नीला समंदर। ऐसे में जंग अब सीमाओं से नहीं, इरादों से लड़ी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और बात ईरान की। ईरान अब आसमान से वार की तैयारी में है। खामनेई ने रूस से सुखोई 35 फाइटर जेट खरीदकर इजराइल और अमेरिका की नींद उड़ा दी है। ये सिर्फ जेट नहीं बल्कि ईरान की नई हवाई ताकत का ऐलान है, और इस सौदे ने मिडिल ईस्ट में बैलेंस पूरी तरह से बिगाड़ कर रख दिया है। और तेहरान ने दुनिया को साफ बता दिया है कि अब वो जमीन से नहीं, हवा से भी जवाब देगा। मध्य पूर्व की हवा गर्म हो गई है। अमेरिका इजराइल की धमकियों के बीच ईरान ने बड़ा खेल खेला है। उस सौदे की खबर आई है जो अमेरिका की नींद उड़ा सकता है। करीब 12 दिनों की जंग के बाद ईरान अपनी वायु सेना को ऐसी ऊंचाई पर ले जाने की तैयारी में है कि अमेरिका और इजराइल दोनों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। रूस से 48 आधुनिक Su-35 फाइटर जेट खरीदने का प्लान तैयार हो चुका है। सौदा लगभग $6 अरब से लेकर $7 अरब के बीच का है। ये सौदा न सिर्फ वायु शक्ति बढ़ाएगा बल्कि हवाई शक्ति के मानचित्र को बदल सकता है। अमेरिका के लिए बुरा वक्त आने वाला है। रूस और ईरान ने मिलकर एक ऐसी रक्षा डील खोल दी है जो अमेरिका की हवा पूरी तरह बदल देगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान रूस से 48 Su-35 फाइटर जेट्स खरीदने जा रहा है। ये सौदा सिर्फ सौदा नहीं है, एयर पावर की नई क्रांति है। डिलीवरी शेड्यूल 2026 से लेकर 2028 के बीच है। मतलब ईरान की नई शक्ति से अमेरिका और इजराइल को 2-3 सालों में सामना करना होगा। ये हथियार सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, ये डर पैदा करने के लिए है। ईरान की वायु शक्ति जो पुरानी F-14S, MiG-29S और घिसे पिटे प्लेन से बनी थी, अब पीछे हटेगी। ये सौदा सिर्फ विमानों का नहीं, राजनीतिक संदेश है। अमेरिका की दबाव नीति, इजराइल की धमकियां सब बेअसर हो सकती हैं। रूस ने सैन्य तकनीक सहयोग को नई ऊंचाई दी है। ईरान के साथ 20 साल की संधि में रक्षा और इंटेलिजेंस साझेदारी लिखी गई है। ये गठबंधन अमेरिका के बनाए नियमों को चुनौती दे रहा है। पश्चिम प्रतिबंधों के बीच रूस ईरान का ये समझौता दिखाता है कि जब दो शक्तियां मिलती हैं तो कोई ताकत उन्हें रोक नहीं सकती। ईरान न सिर्फ रक्षा करेगा बल्कि इलाके में हवा में दबाव बनाए रहे, हवाई शक्ति स्थापित करने और भविष्य की युद्ध रणनीतियों को निर्धारित करने की स्थिति में आ जाएगा।
कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की रक्षा कंपनी के अंदरूनी दस्तावेज लीक हुए हैं, जिनमें लिखा कि ग्राहक कोड 364 के नाम से ईरान के लिए 48 Su-35 मल्टी रोल लड़ाकू विमान का ऑर्डर, विमानों की डिलीवरी 2026 से लेकर 2028 तक के बीच हो सकती है। शुरुआती पुर्जे और तकनीक उपकरण पहले आएंगे, उसके बाद पूरा बेड़ा। ईरान की वायुसेना पुराने F-15, MiG-29 और पुरानी तकनीकियों पर निर्भर थी। मौजूदा घटनाएं अमेरिका और इजराइल की हवाई हमलों ने उसकी कमजोरियां उजागर कर दी थी। अगर ये सौदा पूरा हुआ तो ईरान के एयर डिफेंस क्षमता में भारी इजाफा होगा। वो सिर्फ रक्षा नहीं करेगा, रणनीतिक स्थलों और परमाणु सुविधाओं की सुरक्षा में बड़ा बदलाव आएगा। इस सौदे का मतलब है सिर्फ हथियार बढ़ाना नहीं, बल्कि रूस ईरान की साझेदारी को नया आयाम देना है। पिछले साल ईरान और रूस ने रणनीतिक दोस्ती संधि पर हस्ताक्षर किए थे।